पर मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी जो है लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच होती है, जहाँ पर मॉर्फ का मतलब होता है शेप और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन अ लैंग्वेज। मतलब शब्दों का कैसे, शब्दों को बनाया जाता है, वर्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है लैंग्वेज में, इन सब का स्टडी करना जो है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में बात करें वर्ड्स, अब जैसे अभी शब्दों की बात किया गया, जैसे यहाँ पर वर्ड्स के स्ट्रक्चर को, वर्ड्स के स्टडी को, है ना, या जो है वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, इन्हीं सबको, इन सब के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि वर्ड्स कितने हैं, तो वर्ड्स यहाँ जनरली 2 हैं, कंटेंट वर्ड्स और फंक्शनल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स का मतलब वो होता है जो कि क्लियर लेक्सिकल मीनिंग दे, क्लियर मीनिंग दे, लेकिन फंक्शनल वर्ड्स जो एज अ फंक्शन काम करे, उसके पास कोई क्लियर लेक्सिकल मीनिंग ना हो, मतलब उस वर्ड का बहुत खास स्पेसिफिक मीनिंग ना निकलता हो, है ना। और कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं ओपन क्लास वर्ड्स होते हैं। ओपन क्लास का मतलब एक तरह सेंटेंस में मेन मीनिंग देते हैं। जैसे कंटेंट वर्ड्स में नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स आते हैं, लेकिन फंक्शनल वर्ड्स में प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स ये आते हैं। और फंक्शनल वर्ड्स क्लोज्ड क्लास कैटेगरी के होते हैं और कंटेंट वर्ड्स ओपन क्लास कैटेगरी के होते हैं। इसके बाद अगर बात करें, जैसे अभी देखा गया, अभी मैंने बताया कि मॉर्फोलॉजी जो होता है वर्ड्स का क्या होता है, स्टडी होता है ना, लेकिन सिंटेक्स में भी तो वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी, इन मॉर्फोलॉजी हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। देखिए मॉर्फोलॉजी में वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी फोकस में रखा जाता है और इस बेस पर वर्ड्स को बनाया जाता है। लेकिन सिंटेक्स में वर्ड को तो कंबाइन किया जाता है, वर्ड्स को कंबाइन करके डिफरेंट टाइप के फ्रेजेस या सेंटेंसेस को बनाया जाता है, बट यहाँ पर वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को दिमाग में नहीं रखा जाता है। मीन्स सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी दोनों में वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी दिमाग में रखा जाता है और सिंटेक्स में वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को दिमाग में नहीं रखते हैं। इतना क्लियर है ना। इसके बाद में बात करें मॉर्फीम क्या होता है, तो मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ वर्ड। मॉर्फीम जो होता है वर्ड में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, बट इट शुड बी मीनिंगफुल यूनिट होनी चाहिए। जैसा कि इसके पहले जो है आप लोगों ने पढ़ा था कि सिलेबल एक होता है, तो सिलेबल का मतलब ये होता है कि वर्ड को कितने पार्ट में आप तोड़ सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में 4 सिलेबल हैं, इंट्रो, डक और सन। तो देखिए अब सिलेबल और मॉर्फीम दोनों में डिफरेंस है। सिलेबल भी एक तरह से स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन सिलेबल में स्मॉलेस्ट यूनिट, बट वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि मीनिंगफुल होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन मॉर्फीम इज आल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट, बट इट शुड बी मीनिंगफुल इन अ वर्ड। ये मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। आगे देखिए, अब मॉर्फीम और मॉर्फ की बात करें, ये क्या होता है, तो मॉर्फीम, अभी आपने देखा कि मॉर्फीम जो होता है वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लेकिन जिसका मीनिंग निकलना चाहिए। मॉर्फ की बात करें तो मॉर्फ फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ मॉर्फीम होता है, यानी कि एक मॉर्फीम जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको किस तरह से, किस फोनेटिक, किस साउंड में बोल रहे हैं। मॉर्फ डील्स विद साउंड, है ना। जैसे वर्ड्स को बोलने में, चूंकि अगर बात किया जाए वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट, ओवरऑल स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो होता है साउंड होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट एक मीनिंगफुल के साथ में बात किया जाए तो वो होता है मॉर्फीम होता है। अब यहाँ देखिए मॉर्फीम द एब्स्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, लेकिन यहाँ बात करें मॉर्फीम तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ मॉर्फीम, यानी कि एक मॉर्फीम का जो अपीयरेंस होता है, जो उसको किस बेस पर बोला जाए, ये होता है मॉर्फ होता है। मॉर्फ मीन्स साउंड होता है। ये देखिए मॉर्फीम और जो है मॉर्फ में डिफरेंस देख लिया आपने। अब इसके बाद में, और वैसे आपने देखा था मॉर्फोलॉजी बना ही है मॉर्फ प्लस लॉजी से, तो मॉर्फ मीन्स होता है फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ मॉर्फीम और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी में यही सब तो स्टडी किया जाता है, किसको
कैसे बोलना, वर्ड्स को कैसे बनाना है, उसका प्रोनाउंस कैसे करना, यही सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे बात करते हैं मॉर्फीम्स की। तो मॉर्फीम्स जो होता है आपका, ये होता है 2 टाइप्स का। एक होता है फ्री मॉर्फीम्स और दूसरा होता है बाउंड मॉर्फीम, है ना। फ्री मॉर्फीम में 2 आता है, लेक्सिकल मॉर्फीम और जो है ये फंक्शनल मॉर्फीम। और बाउंड मॉर्फीम में 2 आता है, डेरिवेशनल और इन्फेक्शनल। देखिए अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा तो एक मैंने कोड बनाया है। मॉर्फीम में बात करें तो एक बड़ी याद कर लेना BDI, है ना, और एक याद कर लेना जो है फलप, है ना, बड़ी फलप। तो BDI, बी से बाउंड मॉर्फीम में आ गया डेरिवेशनल और इन्फेक्शनल, और जो है फलप तो फलप से याद हो जाएगा फ्री मॉर्फीम में लेक्सिकल और फंक्शनल आता है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसके बाद में आगे बात करें यहाँ पर मॉर्फीम। देखिए द टाइप ऑफ मॉर्फीम्स डेट कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स बाई देमसेल्व्स, मतलब ऐसा मॉर्फीम का वो टाइप जो कि अपने आप में अकेले खड़ा हो सकता है, मीन्स वो खुद मीनिंग दे सकता है, उसको कहते हैं फ्री मॉर्फीम्स कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? फ्री मॉर्फीम्स कहा जाता है। जैसे अब यहाँ फ्री मॉर्फीम्स के कुछ एग्जांपल हैं। बॉय, अब बॉय का खुद अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। बॉय मीन्स होता है लड़का, गर्ल मीन्स होता है लड़की, कार मीन्स होता है कार, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। इन सब का खुद का मीनिंग है, इसलिए फ्री मॉर्फीम है। लेकिन अब बात करें फ्री मॉर्फीम्स कितने टाइप का होता है, तो फ्री मॉर्फीम आपका होता है कितने टाइप का होता है? फ्री मॉर्फीम होता है 2 टाइप्स का, है ना। एक होता है फंक्शनल मॉर्फीम और एक होता है डेरिवेशनल मॉर्फीम। फंक्शनल मॉर्फीम और एक होता है सॉरी फ्री मॉर्फीम, हाँ फ्री फफल। तो फिर फंक्शनल मॉर्फीम और जो है लेक्सिकल मॉर्फीम, ये दिया गया। अब देखते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स होता क्या है ना। तो देखिए लेक्सिकल मॉर्फीम्स रिफर्ड आल्सो एज ओपन क्लास। लेक्सिकल मॉर्फीम्स को ओपन क्लास ऑफ मॉर्फीम्स भी कहते हैं, क्योंकि होता क्या है ऐसे मॉर्फीम में, है ना, जिन मॉर्फीम में हम ऐड करके, ठीक है, एक नए वर्ड्स को बनाया जा सकता है, वो होता है ओपन क्लास मॉर्फीम। जैसे नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर सेकंड आता है कि क्लोज्ड क्लास मॉर्फीम, तो ये होता है बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम रिफर्ड आल्सो एज क्लोज्ड क्लास, है ना, इनको क्लोज्ड क्लास मॉर्फीम भी कहते हैं। और यहाँ पर ग्रामेटिकल फंक्शन इनके पास होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कंजंक्शंस हो गया, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल, ऑक्सिलरीज और प्रोनाउन। अब बात करें लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम के एग्जांपल, तो जैसे देखिए लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम का मतलब क्या होता था बताइए? लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम का मतलब वो होता है जो अपने आप में मीनिंग देता हो, है ना। और ओपन क्लास मॉर्फीम होता है, इनमें ऐड करके नया वर्ड बनाया जा सकता है। जैसे कप, लेक्सिकल मॉर्फीम का एग्जांपल है कप, ग्लास, होम, टेबल, ड्रिंक, लॉयल, फास्ट, फेथ, वर्क, स्लीप, है ना। अब ये देखिए ये फ्री मॉर्फीम ये रिपीट हो रहा है आपका। यहाँ फ्री मॉर्फीम वो होता है जो कि क्लोज्ड क्लास होता है। जैसे यहाँ प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, मतलब ऐसे याद रखो कि क्या होता है इसमें, फ्री मॉर्फीम में आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और बाउंड मॉर्फीम में आता है, बाउंड मॉर्फीम में क्या आता है, ये कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरीज, प्रोनाउंस। अब फंक्शनल फ्री मॉर्फीम के एग्जांपल की बात करें तो फंक्शनल फ्री मॉर्फीम में आता है प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, ऑक्सिलरीज, डिटरमाइनर्स, कंजंक्शंस। मतलब यहाँ से क्लियर हुआ, फ्री मॉर्फीम 2 प्रकार का है, लेक्सिकल मॉर्फीम, फंक्शनल मॉर्फीम, है ना। और लेक्सिकल मॉर्फीम में 3 आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और फंक्शनल मॉर्फीम में आता है प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस फंक्शनल मॉर्फीम में आता है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके एग्जांपल तो आप देख ही सकते हैं। इसकी बात करें बाउंड मॉर्फीम, तो बाउंड मॉर्फीम क्या होता है? ऐसा मॉर्फीम होता है जो कि अकेले स्वयं से खड़ा हो सकता हो, मीन्स वो नहीं हो सकता हो, मतलब वो खुद मीनिंग नहीं दे सकता हो, वो होता है बाउंड मॉर्फीम होता है ना। जैसे अब यहाँ बाउंड मॉर्फीम के एग्जांपल
एग्जाम्पल आप बाउंड मॉर्फिम्स, जैसे बॉयज है तो बॉयज में बॉय तो आपका लेक्सिकल मॉर्फिम है, बॉयज में बॉय तो लेक्सिकल मॉर्फिम है, लेकिन बॉयज में जो एस लगा है ये एस है आपका बाउंड मॉर्फिम। अगर एस को अलग कर दो तो ये कोई मीनिंग नहीं देने वाला है ना। लेकिन इसी तरह ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर में ड्राइव DRIVE ड्राइव जो है आपका लेक्सिकल मॉर्फिम है, लेकिन यहाँ ड्राइव में जब ER ऐड करते हैं तो ER अपने आप में कोई मीनिंग नहीं देता है, तो ये हो गया आपका बाउंड मॉर्फिम। इतना समझ में आया लेक्सिकल मॉर्फिम। लेक्सिकल मॉर्फिम का मतलब जो एक तरह से रूट वर्ड, और बाउंड मॉर्फिम का मतलब एक तरह से सफिक्स जिनको ऐड किया जाए, जो कि खुद से अकेले में कोई मतलब ना देता हो, लेकिन जब किसी के साथ लग जाता है तो उसका मतलब होता है। जैसे ड्राइव मीन्स चलाना, लेकिन ड्राइवर मतलब चलाने वाला। अब इसके बाद में बाउंड मॉर्फिम्स, ये फिर रिपीट हो रहा है। बाउंड मॉर्फिम पता ही चल गया, बाउंड मॉर्फिम वो होता है जो कि अकेला एज अ वर्ड्स वो जो है मीनिंग कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। बाउंड मॉर्फिम आपने अभी देख, अच्छा इतना बाउंड मॉर्फिम होता है जो कि अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। और बाउंड मॉर्फिम होता है टू टाइप का, इन्फेक्शनल मॉर्फिम्स और जो है डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। दो प्रकार का होता है बाउंड मॉर्फिम, इन्फेक्शनल और डेरिवेशनल। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। बाउंड मॉर्फिम्स में आता है आपका अफिक्सेस। देखिए अफिक्सेस जो होते हैं बाउंड मॉर्फिम के ही अंदर आते हैं, ठीक। अब अफिक्सेस में तीन होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ऐसा वर्ड जिनको किसी शब्द के पहले ऐड किया जाता है, जैसे अनइम्पॉर्टेंट तो अन क्या है, प्रीफिक्स है। और सफिक्स होता है जिनको किसी शब्द के बाद में ऐड किया जाता है, जैसे मीनिंगफुल तो फिल फुल हो गया सफिक्स। और इनफिक्स होता है इन बिटवीन, जो कि बीच में रहता है। डेरिवेशनल मॉर्फिम वो होता है जो कि ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है चेंज कर देते हैं, है ना। डेरिवेशनल मॉर्फिम वो होता है जब डेरिवेशनल मॉर्फिम को किसी वर्ड में ऐड करेंगे तो उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में जैसे एबल है, एबल खुद मीनिंग देता है, एबल मीन्स होता है योग्य, लेस है, लेस मीन्स होता है कम। तो कुछ हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन जनरली जो मॉर्फिम्स होता है खासकर डेरिवेशनल मॉर्फिम ये ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर देता है। ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज करने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देता है ना। जैसे टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच एक वर्ब है, लेकिन उसमें ER लगा दिया टीचर, तो टीचर हो गया आपका कौन सा मॉर्फिम, डेरिवेशनल मॉर्फिम, क्योंकि टीचर मतलब हो गया पढ़ाने वाला, नाउन। मतलब टीच में जब ER ऐड किया गया तो बना टीचर, और टीच था वर्ब, और टीचर क्या है, नाउन है। क्लियर है इतना? यही है मेरी मजबूरी यार। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। डेरिवेशनल मॉर्फिम दो तरह का होता है, एक क्लास चेंजिंग और एक जो है क्लास मेंटेनिंग, है ना। अब बात करें डेरिवेशनल मॉर्फिम के एग्जांपल क्या है, तो देखिए ड्राइव जो है आपका वर्ब है। अच्छा डेरिवेशनल मॉर्फिम को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये याद कर लो, डेरिवेशनल मॉर्फिम में पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो डेरिवेशनल मतलब डिराइव, अरे नहीं, डिराइव जो होता है ना, इट इज़ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। तो डिराइव का मतलब आया है, बना है, मतलब नई चीज़ों से बना है। तो वैसे यहाँ मतलब जिसमें वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाए वो होता है डेरिवेशनल मॉर्फिम। जैसे ड्राइव वर्ब है लेकिन ER लगा तो ड्राइवर हो गया, तो ड्राइवर आपका नाउन है। तो यानी कि यहाँ पर ER किसकी तरह काम कर रहा है, डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल, इसमें फुल लगाया गया, ये हो गया एडजेक्टिव, है ना। तो अब ये फुल डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। वैलिड नाउन है, लेकिन वैलिड के पहले इन लगा दिया गया, तो देखो वैलिड के पहले इन लगा दिया गया तो ये हो गया इन वैलिड, ये भी डेरिवेशनल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ देखो, आपने देखा था क्लास चेंजिंग और जो है क्लास मेंटेनिंग, ये वाला उसका केस है। अब बात करें डेरिवेशनल मॉर्फिम के एग्जांपल, ये तो हो गया। अब ऐसा मॉर्फिम जिन जो कि ग्रामेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है, मतलब ऐसा मॉर्फिम जिनको अगर किसी वर्ड में ऐड करेंगे तो वहाँ पर उसका ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल, नहीं
उसे कहते हैं इन्फेक्शनल मॉर्फीम, है ना। जैसे देखो अब वो इन्फेक्शनल मॉर्फीम और डेरिवेशनल मॉर्फीम, ये दो तरह का मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम में ये तो एग्जांपल हैं, दो टाइप का होता है। एक होता है आपका मतलब डेरिवेशनल, जिसमें एक तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चेंज हो जाता है, और दूसरा होता है आपका ये इन्फेक्शनल होता है। इन्फेक्शनल में पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता। जैसे देखो नाउन प्लूरल बॉय था, अगर बॉय में ऐड कर दिया जाएगा एस तो बॉय नाउन है, बॉयज भी तो नाउन है, बस अंतर क्या है, बॉय सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल है। यानी कि यहाँ पर एस जो है एक फंक्शनल मॉर्फिम की इन्फेक्शनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। अब इसी तरह बॉयज बुक, यहाँ भी नाउन हो गया भाई, लड़कों की किताब। लेकिन अगर बात करें ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है, तो यहाँ पर एस जो है क्या है, इन्फेक्शनल मॉर्फिम है ना। प्रोग्रेसिव वर्ब में जैसे कमिंग हो गया, पास्ट टेंस, मतलब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि इन्फेक्शनल मॉर्फिम जो होता है 8 टाइप का होता है, ठीक है। इन्फेक्शनल मॉर्फिम कितने टाइप का होता है, 8 टाइप का होता है। एक तो प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जिनका यूज करते हैं वो इन्फेक्शनल में आते हैं, और एक पजेसिव नाउन को दिखाने के लिए अपास्ट्रोफी एस वाला इन्फेक्शनल में आता है, और थर्ड पर्सन में जब सिंगुलर लगाते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं या आईएनजी लगाते हैं, या उसमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ईडी या ईएन लगाते हैं, तब वो भी इन्फेक्शनल मॉर्फिम होता है। और कंपैरेटिव जब बनाते हैं, जैसे देखो बिग, बिग एडजेक्टिव है, लेकिन बात करें बिगर, बिगर भी तो एडजेक्टिव है। बात करें बिगेस्ट, बिगेस्ट भी तो एडजेक्टिव है। तो केवल यहाँ पर ग्रामेटिकल फंक्शन अलग तरीके से काम करेगा, बाकी तो चेंज मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जा रहा है। तो इसलिए ये इसे कहेंगे इन्फेक्शनल मॉर्फिम। तो इन्फेक्शनल मॉर्फिम 8 प्रकार का होता है, 8 का नाम दिया गया है, एग्जाम्पल भी है। जैसे सुपरलेटिव में हैप्पीएस्ट, कंपैरेटिव में हैप्पियर, पास्ट पार्टिसिपल में ईटेन, पास्ट टेंस में ईडी, रीच्ड, इस तरह से। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मॉर्फिम, एक बार मॉर्फिम जो होता है आपने अभी देखा, लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट बट मीनिंगफुल यूनिट होती है। जैसे यहाँ पीस है ना, तो पीस एक कॉमन रूट वर्ड है, क्लियर। लेकिन बात करें पीसफुल, तो पीसफुल में ये जो फुल है, पीसफुल में देखो पीस भी मॉर्फिम है, फुल भी मॉर्फिम है, ठीक। और जो पीसफुली, तो पीसफुल फिर उसमें ऐड किया गया एल वाई। देखिए वन वर्ड कैन हैव वन मॉर्फिम और मोर देन वन मॉर्फिम, एक शब्द में एक मॉर्फिम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे पीस खुद एक मॉर्फिम है चूंकि मीनिंग दे रहा है, पीसफुल में 2 मॉर्फिम हो गया, एक पीस और एक फुल, लेकिन पीसफुली में 3 मॉर्फिम हो गया, पीस प्लस फुल प्लस ली, इस तरह से जो है। अब नेक्स्ट बात करें, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, एक चार्ट देख लो, अभी ये क्लियर हो जाएगा। मॉर्फिम 2 टाइप के हैं, फ्री मॉर्फिम, बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम अगेन 2 टाइप के हैं, फंक्शनल मॉर्फिम, लेक्सिकल मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम अगेन 2 टाइप का होता है, डेरिवेशनल मॉर्फिम और इन्फेक्शनल मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम को कैसे याद रखेंगे, बड़ी बी डी आई, तो बी से हो गया बाउंड मॉर्फिम, डी से डेरिवेशनल, आई से इन्फेक्शनल। लेकिन फ्री मॉर्फिम को ऐसे याद रख लीजिए, फफल, है ना, फफल, तो फ्री मॉर्फिम में फंक्शनल और एल से हो गया आपका लेक्सिकल मॉर्फिम। अफिक्सेस की बात करें तो अफिक्सेस का मतलब होता है टू अटैच, किसी चीज़ में अटैच करना। अगर किसी वर्ड के पहले कोई चीज़ अटैच कर रहे हैं तो वो प्रीफिक्स होगा, अगर किसी वर्ड के बाद में कोई चीज़ अटैच कर रहे हैं तो वो चीज़ सफिक्स होगा। लेकिन बात करें इनफिक्स का, तो वर्ड इज एडेड इन मिडिल, ऐसा चीज़ जिनको हम बीच में ऐड करते हैं वो होता है आपका इनफिक्स होता है। इनफिक्स का एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर है फुट, जब फुट को हम प्लूरल बनाते हैं तो हो जाता है फीट, यानी कि डबल ओ बदल गया डबल ई में, तो ये है आपका इनफिक्स है ना। और इसी तरह जो इरेगुलर वर्ब में, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो आई जो है सेकंड फॉर्म में गया तो ए में बदला, थर्ड फॉर्म में गया तो यू में बदला, है ना। इस तरह से ये आई, ए और यू ये सब क्या हैं, इनफिक्सेस हैं। और सफिक्स तो पता ही है, जो वर्ड के बाद में ऐड होता है, जैसे इनफिक्स सब। अच्छा, अफिक्स में 3 होता है, अफिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। इसके पहले भी दिखाया गया था। अब देखिए यहाँ पर फ्री मॉर्फिम दिया गया है। फ्री मॉर्फिम पता ही है,
कि फ्री मॉर्फिम वो होता है जो कि अकेले मीनिंग दे सकता है, जैसे बुक, टेबल, बैग, डिलीवर, लर्न, पिक, इन सब का मतलब होता है, तो ये सब फ्री मॉर्फिम है ना, फ्री मॉर्फिम्स हैं। बात करें बाउंड मॉर्फिम, तो बाउंड मॉर्फिम वो होता है जो कि अकेले एज अ वर्ड मीनिंग नहीं दे सकता है, जैसे एस। अब प्लेज में अगर एस लगा है तो एस अकेला कर दो, एस का कोई मतलब होगा नहीं होगा। रीप्ले, री जो है एक तरह से प्रीफिक्स के रूप में आया है। अच्छा एक चीज़ और है, जो अफिक्सेस में तीन हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स, ये तीनों जो हैं बाउंड मॉर्फिम में आते हैं। तो री हो गया, ली हो गया, ई आर, अन और इन, जैसे ब्राइटन, अनेबल, चीपर और चीपली, रिप्ले, इन सब में ये जो लगा है मतलब अंडरलाइन किया गया है, ये सब क्या हैं, बाउंड मॉर्फिम के एग्जाम्पल हैं, अकेले मीनिंग नहीं देते हैं। अब कुछ डेरिवेशनल मॉर्फिम के एग्जाम्पल। अच्छा डेरिवेशनल मॉर्फिम वो होता है जो कि ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज कर देते हैं, है ना, जैसे नाउन से एडजेक्टिव, जैसे अल्कोहल आपका नाउन है लेकिन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक हो गया एडजेक्टिव हो गया, तो यानी कि यहाँ आई सी जो है, आई सी एक्चुअली है सफिक्स है लेकिन यहाँ पर डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। बात करें क्लियर, आपका नाउन है लेकिन क्लियरेंस ये हो गया, ओ सॉरी यार, क्लियर मीन्स होता है साफ करना, तो क्लियर क्या है, वर्ब है लेकिन क्लियरेंस एंस लग गया तो ये नाउन हो गया, यानी कि एंस जो है डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। एग्जैक्ट आपका एडजेक्टिव है लेकिन एग्जैक्टली यहाँ एल वाई लग गया तो एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया और यहाँ एल वाई काम कर रहा है डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह। इसी तरह एक्टिव एडजेक्टिव है और एक्टिव से बन गया एक्टिविटी, एक्टिविटी नाउन है, तो यानी कि यहाँ टी आई टी वाई डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है। रीड आपका वर्ब है लेकिन एबल लगा दिया गया तो रीडेबल, रीडेबल आपका हो गया एडजेक्टिव, ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हुआ मतलब ए बी एल ई, डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम कर रहा है ना। और कुछ होते हैं जैसे फ्रेंड मीन्स दोस्त, फ्रेंडशिप, अब यहाँ पर नाउन नाउन में चेंज हो गया, अब फ्रेंड एक कॉमन नाउन है लेकिन फ्रेंडशिप ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस बेस पर यहाँ पर शिप डेरिवेशनल मॉर्फिम की तरह काम करता है। वर्ब वर्ब में जैसे कवर और रिकवर, है ना, तो यहाँ री किसकी तरह काम कर रहा है, डेरिवेशन। अच्छा डेरिवेशनल मॉर्फिम दो टाइप का था, एक क्लास चेंजिंग और एक क्लास मेंटेनिंग, तो जैसे कवर, रिकवर, फ्रेंड, फ्रेंडशिप ये क्लास मेंटेनिंग टाइप का है। और यहाँ डिफिनिट ये अपोजिट कर दे रहा है, देखिए डिफिनिट आपका क्या था, डेफिनिट मतलब निश्चित एडजेक्टिव है, इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित ये भी एडजेक्टिव है लेकिन एंटोनिम के फॉर्म में उल्टा कर दिया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डेरिवेशनल मॉर्फिम के एग्जाम्पल हैं। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ग्रामर विच स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। देखिए ग्रामर या लिंग्विस्टिक का ब्रांच होता है जो कि वर्ड के स्ट्रक्चर से डील करता है। और बात करें अभी आपने देखा मॉर्फोलॉजी दो वर्ड से बना है, मॉर्फ और ओलॉजी। मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म, ओलॉजी मीन्स होता है साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ। मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, क्लियर है। और बात करें जो है ये इट इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स, ये मॉर्फिम्स की स्टडी को भी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और ये मॉर्फिम्स जो होता है ग्रामर का स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट्स होती है, ठीक। बाकी इसको कई सारे लोग डिफाइन किए अपने अपने बेस पर। मॉर्फिम जो होता है मिनिमम इंडिविजुअल यूनिट होता है मॉर्फोलॉजी में। और जैसे देखिए अनलाइकली, अनलाइकली के थ्री मॉर्फिम्स है, अन, लाइक और ली, यहाँ थ्री मॉर्फिम्स है। कॉर्पेट, कारपेट में जो है एक ही मॉर्फिम है ना। अच्छा अनलाइकली में तो तीन मॉर्फिम कैसे हुए, तीन मॉर्फिम इस बेस पर हुए कि अन जो है आपका प्रीफिक्स है और ली जो है सफिक्स है और लाइक जो है लेक्सिकल है। लेकिन कारपेट में 14 आगे देखिए यहाँ पर। अब बात करें मॉर्फोलॉजी क्या है, तो मॉर्फोलॉजी को आप ऐसे भी कह सकते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स का सिस्टमेटिक स्टडी करना भी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब जैसे ये हॉकेट हैं, ये डिफाइन किए मॉर्फोलॉजी को कि मॉर्फिम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मीनिंगफुल एलिमेंट्स इन द ट्रेंस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा एक चीज़ है, मॉर्फोलॉजी में दो चीज़ का स्टडी किया जाता है, दो तीन चीज़ का स्टडी किया जाता है खासकर। पहला है हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड, शब्द कैसे बनते हैं और वो ओरिजिनेट फॉर्म कहाँ से बने हैं ये सब।
एंड व्हाट देयर ग्रामेटिकल फॉर्म्स आर, और इनका ग्रामेटिकल फॉर्म होता क्या है, ये मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी एक तरह समझ लीजिए ग्रामर, वर्ड फॉर्मेशन वाला पूरा चैप्टर। अच्छा, सारे लैंग्वेज, फिर इसके बाद में बात करें कि सबसे पहले साउंड आता है। साउंड जब कंबाइन होता है तो मॉर्फीम बनता है, लेकिन जब मॉर्फीम्स कंबाइन होता है तब वर्ड बनता है, जब वर्ड्स कंबाइन होता है तब फ्रेज बनता है ना, और जब फ्रेज कंबाइन होता है तो वो सेंटेंस बनता है। लेटर नहीं बोले, वो सब ग्रामेटिकल, यहाँ मॉर्फोलॉजी की लैंग्वेज है ना, लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज। अच्छा, मॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट, अच्छा देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी ओवरऑल जो है 7 टाइप्स का होता है, मतलब 2 बेसिक टाइप हैं और 5 जो है सेकेंडरी टाइप्स हैं, है ना। 2 बेसिक टाइप में फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम है, ठीक। और इसके बाद में 5 सेकेंडरी टाइप्स में जैसे रूट मॉर्फिम हो गया, स्टेम मॉर्फिम हो गया, डेरिवेशनल मॉर्फिम, इन्फेक्शनल मॉर्फिम, अफिक्सेस, अफिक्सेस में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, एक और होता है इन्फिक्सेस। अब यहाँ देखिए एक डायग्राम दिखाया गया है, मॉर्फिम 2 टाइप का, बाउंड मॉर्फिम, फ्री मॉर्फिम। अब फ्री मॉर्फिम में 2 तरह के होते हैं, ओपन क्लास और क्लोज क्लास। बाउंड में अफिक्सेस और रूट वर्ड, अफिक्सेस में डेरिवेशनल और इन्फेक्शनल, ये सब अफिक्सेस में आते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बाउंड मॉर्फिम, तो जो अकेला खड़ा नहीं हो सकता एज अ वर्ड, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। और बाउंड मॉर्फिम अफिक्सेस में बात करें तो कई हैं, जैसे प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस, सफिक्सेस और सरकमफिक्सेस। जैसे क्लूड में इंक्लूड, प्रीक्लूड, एक्सक्लूड, इस तरह से जो है। तो यहाँ क्लूड तो रूट है ना, लेक्सिकल है। फ्री मॉर्फिम वो होता है जो कि एज अ वर्ड अकेले खड़ा हो सकता है, जैसे टूर, ओपन, स्टे, गर्ल, सिस्टम, डिजायर, एक्ट, फोन, हैप्पी। रूट मॉर्फिम वो होता है जिनको किसी ऐसा मॉर्फिम जिनको उनके स्मॉलर पार्ट में एनालाइज ना किया जा सके, मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट में बांटा ना जा सके। और जो सारे अफिक्सेस जो होते हैं, अगर किसी वर्ड में से सारे अफिक्सेस मतलब प्रीफिक्स, इनफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स को निकाल दिया जाए तो रूट मॉर्फिम बन जाता है। जैसे एक्ट, ब्यूटी, सिस्टम। अब जैसे देखिए अनफेथफुल, अनफेथफुल पूरा एक वर्ड है, लेकिन अनफेथफुल में प्रीफिक्स अन को निकाल दो और सफिक्स फुल को निकाल दो तो फेथ होगा रूट वर्ड। क्लियर है। और फ्री मॉर्फिम के एग्जांपल रन, बॉटल। बाउंड मॉर्फिम के एग्जांपल क्लूड हो गया, है ना। अनफेथफुल पे थे। अनफेथफुल में अन प्रीफिक्स है, फुल सफिक्स और फेथ रूट वर्ड है। अब इसके बाद में देखिए ऑल फिक्सेस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर नोन एज द बाउंड मॉर्फिम्स, ये सब बता दिया गया है। अब जैसे अनड्रेस्ड एग्जांपल है, तो अनड्रेस्ड में अन हो गया प्रीफिक्स जो कि बाउंड मॉर्फिम है, ड्रेस हो गया फ्री मॉर्फिम, एक तरह से स्टेम मॉर्फिम की तरह काम करता है, ईडी सफिक्स है जो कि बाउंड मॉर्फिम है। लेक्सिकल मॉर्फिम क्या होता है, तो लेक्सिकल मॉर्फिम एक प्रकार का रूट मॉर्फिम होता है जो कि नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब्स। लेक्सिकल मॉर्फिम्स में 3 हैं, नाउन, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स होते हैं। और ये ओपन क्लास, ये क्या होते हैं, ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल सैड, लॉन्ग और लुक। फंक्शनल मॉर्फिम की बात करें तो जो लैंग्वेज में एज अ फंक्शन काम करें, इसमें आते हैं कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और प्रोनाउन आते हैं, इनको क्लोज क्लास ऑफ वर्ड कहते हैं। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल एंड, बट और नियर, अबव, ये सब हो गए। मोनोमॉर्फेमिक ये होता है ऐसा वर्ड जिसमें एक ही रूट मॉर्फिम होता है, ओनली वन फ्री रूट मॉर्फिम इज प्रेजेंट, डेट इज कॉल्ड मोनोमॉर्फेमिक। जैसे कैट, रैट, हैट, बैट। पॉलीमॉर्फेमिक की बात करें तो पॉलीमॉर्फेमिक वो होता है जो कि हैविंग मोर देन वन रूट मॉर्फिम, जिसमें एक से ज़्यादा रूट मॉर्फिम होता है। जैसे यहाँ एयरक्राफ्ट, डिनर टेबल, ये सब क्या है, पॉलीमॉर्फेमिक हैं। बात करें अफिक्सेस जो होते हैं वो रूट वर्ड से जनरली शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। स्टेम मॉर्फिम क्या होता है, तो स्टेम मॉर्फिम वो होता है जब रूट मॉर्फिम में अफिक्सेस को, अब अफिक्सेस में स्टेम मॉर्फिम में जब सफिक्स को ऐड कर दो, प्रीफिक्स को ऐड कर दो, तब वो बन जाता है स्टेम मॉर्फिम बन जाता है। और स्टेम मॉर्फिम को से बनता है कॉम्प्लेक्स स्टेम मॉर्फिम। तो कॉम्प्लेक्स स्टेम मॉर्फिम ये बनता है जब अफिक्स में और मतलब बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दो। जैसे देखो यहाँ पर अभी बिलीव है तो बिलीव आपका रूट मॉर्फिम है, बिलीव क्या है, रूट मॉर्फिम है जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन बात करें बिलीव प्लस एबल हो गया बिलेबल, ये हो गया आपका स्टेम मॉर्फिम।
लेकिन अब इस बिलेबल में अन लगा दो, प्रीफिक्स भी लगा दो, तो अन प्लस बिलीव प्लस एबल, अनबिलीवेबल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स स्टेम मॉर्फीम हो गया। स्टेम तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स हो गया। बात करें बाउंड मॉर्फीम, दो टाइप का होता है, डेरिवेशनल और इन्फेक्शनल मॉर्फीम। डेरिवेशनल मॉर्फीम वो होता है जब रूट प्लस डेरिवेशनल मॉर्फीम कंबाइन होकर एक नए वर्ड बनाते हैं। मतलब आप सीधा ऐसे रखो, डेरिवेशनल मॉर्फीम वो होता है ऐसे मॉर्फीम जिनसे ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है। जैसे बॉय में इस लगा दो तो हो गया बॉइस, बॉय नाउन था लेकिन बॉइस हो गया एडजेक्टिव हो गया, है ना। वर्ब में अगर लगा देते हैं, क्लियर में लगा दिया गया एंस तो हो गया क्लियरेंस, क्लियर वर्ब था लेकिन क्लियरेंस क्या हो गया, नाउन हो गया। तो एन से यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, डेरिवेशनल मॉर्फीम की तरह काम कर रहा है। क्वाइट प्लसली क्वाइटली हो गया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हो गया। इस तरह से यहाँ पर चेंज हो जा रहा है ना। जैसे केयर, केयर से बन गया केयरलेस, केयर नाउन था लेकिन केयरलेस क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। गुड, गुड से हो गया गुडनेस, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं सॉरी, गुड एडजेक्टिव है, गुडनेस क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा है। नहीं, गुडनेस हो गया नाउन हो गया, हाँ, अच्छाई है ना। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्फेक्शनल मॉर्फीम वो होता है जहाँ पर ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं होती, दे नेवर चेंज पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, एस और ई एस प्लूरल वाला है ना, सॉरी सिंगुलर वर्ब वाला। जैसे सी बेट्स एट होम, दूसरा ईडी पास्ट टेंस वाला, अभी इसके पहले बताया गया था सबसे पहले, बेटेड सी बेटेड एट होम, आईएनजी प्रोग्रेसिव वाला से जीटिंग द नट्स, ई एन पास्ट पार्टिसिपल का सोनी है जीटेन द बिस्किट, एस प्लूरल वाला सोनिया हैज ईटेन द बिस्किट्स, और ई आर कंपैरेटिव वाला है ना, और एस जो है पजेसिव वाला। जैसे अब यहाँ ये कट गया है, जैसे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, माई फादर्स नेम, ठीक है। और ई एस टी सुपरलेटिव, जैसे मोनिका हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर, मोनिका के सबसे लंबे बाल हैं। तो ये हो गया आपका, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, 8 जो हैं इन्फेक्शनल मॉर्फीम 8 टाइप के होते हैं। डेरिवेशनल इन्फेक्शनल में डिफरेंस क्या है, डेरिवेशनल जो ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज करते हैं, इन्फेक्शनल नहीं चेंज करते हैं। ओल्ड से ओल्डर बन गया तो ओल्ड भी एडजेक्टिव, ओल्डर भी एडजेक्टिव, तो ये इन्फेक्शनल है। लेकिन टीच से बन गया टीचर, तो टीच वर्ब है लेकिन टीचर नाउन है, ये डेरिवेशनल मॉर्फीम है यहाँ पर यार। इसके बाद में बात करें, सम मॉर्फीम्स लुक द सेम बट दिस डज नॉट मीन दैट दे डू नॉट द सेम काइंड ऑफ वर्ड। कुछ वर्ड तो सेम लगते हैं लेकिन कोई जरूर नहीं कि उसमें सेम काइंड के मॉर्फीम हो। जैसे टीचर में भी, टीच में भी ई आर लगा है लेकिन यहाँ ई आर इन्फेक्शनल मॉर्फीम की तरह काम कर रहा है। यंगर में ई आर लगा है लेकिन यंगर में ई आर जो है डेरिवेशनल मॉर्फीम की तरह काम कर रहा है ना। इस तरह से आपका ये बदल रहा है। आगे देखते हैं, टीच में अगर ई आर लगा दिया गया तो टीचर यानी कि स्टेम प्लस डेरिवेशनल प्लस मतलब एक स्टेम या रूट वर्ड में आप मतलब डेरिवेशनल इन्फेक्शनल दोनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो, टीच था वर्ब, टीच में लगा ई आर, टीचर हो गया नाउन हो गया, यहाँ तक डेरिवेशनल। लेकिन टीचर में एस लगा दो टीचर्स, तो अब टीचर का प्लूरल हो गया, इन्फेक्शनल हो गया। मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें, जैसे द गर्ल्स वाइल्डनेस सॉक्ड द टीचर्स, तो यहाँ पर द एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, आर्टिकल है, तो द क्या हो गया, फंक्शनल मॉर्फीम हो गया। गर्ल्स, गर्ल मेन है यानी कि रूट या लेक्सिकल मॉर्फीम हो गया। अपास्ट्रॉफी एस इन्फेक्शनल मॉर्फीम हो गया। वाइल्डनेस, वाइल्ड रूट है यानी कि लेक्सिकल मॉर्फीम हो गया। नेस जो है देखिए, वाइल्ड से वाइल्डनेस नाउन की फॉर्म में बदला, डेरिवेशनल हो गया। सॉक्ड, तो सॉक लेक्सिकल है, रूट है, और ईडी क्या हो गया आपका, इन्फेक्शनल मॉर्फीम हो गया। द क्या है, फंक्शनल है चूंकि आर्टिकल है। टीचर में टीच जो है लेक्सिकल मॉर्फीम है, ई आर जो है डेरिवेशनल है, और एस जो है इन्फेक्शनल है। मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेंटेंस समझ में आया। इसके बाद में इसको हटा देते हैं। यहाँ पर फ्री मॉर्फीम के एग्जांपल आप देख सकते हैं, लव, फिश, रेड। बाउंड मॉर्फीम में 2 हैं, डेरिवेशनल के एग्जांपल लवली, फिशर, रेडेबल। इन्फेक्शनल के लव्स, फिश्ड, रीडिंग हो गया। अफिक्सेस, प्रीफिक्सेस और जो सफिक्सेस, ये तो पता ही है क्या होता है ना, सबको पता है। आगे चलते हैं, वही चीज़ प्रीफिक्स में प्री में फिक्स होता है और सफिक्स में बाद में लगता है कोई वर्ड। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखिए प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स, सरकमफिक्स। इनफिक्स के बहुत कम एग्जांपल हैं, जैसे अभी आपने देखा था फुट से फीड बना था, टूथ से तीथ बना था। ठीक, आगे बात करते हैं। अब यहाँ ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स की बात करें, देखिए वर्ड्स कैन हैव इंटरनल स्ट्रक्चर मच लाइक द सिंटेक्स ऑफ फ्रेजेस। नहीं समझ में आया, रहने दो, मुझे भी नहीं समझ में आया, सारा नहीं समझना चाहिए।
फिर बात करते हैं फंक्शनल वर्ड्स। तो फंक्शनल वर्ड्स वो होते हैं जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और प्रोनाउंस। प्रोनाउन होगा यहाँ पर, है ना, प्रोनाउन होगा, प्रोनाउंस नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया है। इसके बाद में बात करें तो ये फंक्शनल वर्ड्स जो क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं, इसमें कोई शब्द को ऐड करके नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है ना। और अब यहाँ कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, जैसे डिराइव्ड वर्ड क्या होता है, लेक्सिकल गैप क्या होता है, कंपाउंड एक्रोनिम्स, बैक इंफॉर्मेशंस क्या होता है ना, एब्रिवेशंस क्या होता है, इपोनिम्स क्या होता है, ब्लेंड्स क्या होता है, इन सबको समझना ज़रूरी है। डिराइव्ड वर्ड्स वो होता है जब नए वर्ड बने लेकिन नई मीनिंग दें, तब वो डिराइव्ड वर्ड होते हैं। जैसे रेगुलर था, रेगुलर रूट वर्ड है और रेगुलर में लगा दिया गया इर तो बन गया इर्रेगुलर, तो इर्रेगुलर क्या हो गया, डिराइव्ड वर्ड हो गया। लेक्सिकल गैप क्या होता है, वेल फॉर्म्ड बट नॉन एग्जिस्टिंग वर्ड्स, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे डिसओबीडियंस, लिंग्विस्टिसिज्म, अनकम्प्लीट। अब जैसे अनकम्प्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, सही जो है, ठीक। इसी तरह जैसे डिसबैलेंस नहीं होता है, इम्बैलेंस होता है। इसके बाद में कंपाउंड की, तो कंपाउंड पता ही है, जब वर्ड किसी दूसरे वर्ड को ऐड करके एक नया वर्ड बना दे तो कंपाउंड हो जाएगा। वर्ड प्लस वर्ड, जैसे हॉट डॉग, अच्छा कंपाउंड मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। हॉट डॉग अलग अलग किया गया तो एंग्री डॉग इसका सेंस निकल रहा है, लेकिन हॉट डॉग साथ में किया गया तो इसका सेंस निकल रहा है आर डिश फॉर ईटिंग, एक ऐसा डिश जिसको खाने के लिए यूज किया जाता है ना। फिर जैसे अब यहाँ पर कई सारे जैसे होमवर्क हैं, पिक पॉकेट हैं, कंपाउंड्स 2 वर्ड का भी हो सकता है, 3 वर्ड का भी हो सकता है, जैसे 3 टाइम लूजर, 4 वर्ड्स का कंपाउंड भी हो सकता है, 4 डायमेंशनल शेप टाइम, स्पेस टाइम। एक्रोनिम्स क्या होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द इनिशियल ऑफ द सेवरल वर्ड्स, जो कई सारे वर्ड के शुरुआत वाले लेटर से जो शब्द बनाया जाता है उससे बन जाता है एक्रोनिम्स। जैसे पेप्को पाकिस्तान इलेक्ट्रिक एंड पावर कंपनी, वासा वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी या नासा, ये सब आप लिख सकते हैं। बैक इंफॉर्मेशंस क्या होता है ना। मॉर्फोलॉजिकल, अगर आप इनकरेक्ट मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करोगे तो भाई लैंग्वेज एक अलग, मतलब एक नया शब्द बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका बैक इंफॉर्मेशन। जैसे स्टॉक से स्टॉकर, एडिट से एडिटर हो गया। एब्रिविएशंस मतलब शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, जैसे टीवी फॉर टेलीविजन, है ना, टेलीविजन। इपोनिम मेड आउट ऑफ प्रॉपर नाउन्स, जो प्रॉपर नाउन्स है, जैसे सैंडविच, जैम्बो, रोबोट। ब्लेंड्स क्या होते हैं, सिमिलर टू, कंपाउंड्स के सिमिलर होते हैं लेकिन यहाँ ब्लेंडिंग होती है वर्ड की। जैसे स्मोक और फॉग को मिलाकर एक नया वर्ड बना स्मॉग। मोटर प्लस होटल को मिलाकर एक नया वर्ड बना मोटेल, ये ब्लेंड्स हैं। इसके बाद में कुछ अदर टर्म्स फॉर वर्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ अदर भी टर्म्स आपको दिमाग में रखना होगा। रूल, प्रोडक्टिविटी, यूनिवर्सलिटी ऑफ कंपाउंडिंग, सप्लेटिव, एक्सेप्शन, एक्सप्लेटिव, एलोमॉर्फ्स, डिफ़ॉल्ट और होमोफोन्स मॉर्फीम्स। रूल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सम मॉर्फीम्स आर मोर प्रोडक्टिव देन अदर्स, कुछ मॉर्फीम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं दूसरे की कंपैरिजन में, जैसे एबल है, ई आर है, और नॉन प्रोडक्टिव मॉर्फीम में एक्स हो गया, लेट हो गया। यूनिवर्सलिटी ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं होता, इसको रहने दीजिए। सप्लेटिव, एक्सेप्शन, सप्लेटिव आर ट्रेटेड सेपरेटली इन द ग्रामर। सप्लेटिव वो होते हैं जो कि ग्रामर में एक अलग तरीके से बनते हैं, जैसे वुमेन, वुमेन का प्लूरल होता है वीमेन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, जबकि लगता क्या एस या ई एस लगा कर बनता है, लेकिन यहाँ अलग होता है। इसी तरह जो है आपका ऑक्स का प्लूरल क्या बनता है, ऑक्सन बनता है। एलोमॉर्फ, एलोमॉर्फ इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ मॉर्फिम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉर्फिम्स डेट हैव द सेम मीनिंग, जिनके सबके मीनिंग सेम होते हैं। इरेगुलर, इम्पॉसिबल, इनकम्प्लीट, ये नहीं है। अब यहाँ जीरो एनल, इसको हटा ही दो। यहाँ कैट में देखिए नल मॉर्फिम, इसको हटाते हैं। होमोफोन्स मॉर्फिम का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड जो कि सेम साउंड देते हैं, जैसे साइट, SIGHT, CIT, साइट, SIT, ये सबको साइट बोलेंगे। रीडुप्लीकेशन, रीडुप्लीकेशन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें रूट या स्टेम या पार्ट ऑफ वर्ड को कॉपी या डुप्लीकेट किया जाता है। अगर पूरे वर्ड रिपीट हो जाए तो उसे फुल डुप्लीकेशन कहेंगे। जैसे चमचम उर्दू में होता है चमचम, सो, ओके डॉकी, वी एंड जिग जैग, बाय बाय, चीची, नो, इंग्लिश में। ये क्या है आपका जो है फुल डुप्लीकेशन है। यहाँ देखिए 4th पेपर अप्लाइड लिंग्विस्टिक का, ये जो है यूनिट नंबर 1 है, जिसमें टॉपिक है ओरिजिन, ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का इवोल्यूशन कितने स्टेज में होता है। तो द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अकर्ड इन 3 स्टेजेज। इंग्लिश लैंग्वेज का इवोल्यूशन विकास 3 स्टेज में होता है। ओल्ड इंग्लिश इन्फ्लुएंस हुआ था जर्मेनिक ट्राइब्स के द्वारा। मिडिल इंग्लिश जो कि डेवलप हुआ फ्रेंच इन्फ्लुएंस के द्वारा। और ये मिडिल इंग्लिश आफ्टर 1066 एडी, है ना, 1066 एडी के बाद में मिडिल इंग्लिश डेवलप हुआ। और मॉडर्न इंग्लिश ये डेवलप हुआ अराउंड 1500 एडी, ये लगभग 1500 एडी के आसपास में डेवलप हुआ और तब से अब तक मॉडर्न इंग्लिश ही चल रहा है। बात करें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया में कैसे हुआ। तो इंडिया में बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन के रूप में 1830 ईस्वी के आसपास आना शुरू हुआ। और ये तब शुरू हुआ था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ रूल कर रही थी, शासन कर रही थी, है ना। और इसी बीच में होता क्या, 1835 में इंग्लिश को ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिप्लेस किया गया था, पर्शियन से इंग्लिश के रूप में अडॉप्ट किया जाने लगा। मतलब पहले पर्शियन लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन 1835 में इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और तभी से जो है हमारे इंडिया में इंग्लिश का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। फिर इसके बाद में बात करें, इंग्लिश को डेवलप करने का श्रेय जो है जाता है जर्मेनिक पीपल्स को, है ना, जर्मेनिक पीपल्स को। जर्मेनिक पीपल्स में स्पेशली 3 लोग को, एंगल्स, सैक्सन्स और जूड्स को, जो कि ब्रिटेन में सेटल हुए थे 5th सेंचुरी कॉमन एरा में। और इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश का जो डेवलपमेंट हुआ वो इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, 5th सेंचुरी कॉमन एरा में हुआ और एंग्लो सैक्सन्स और जूड्स के द्वारा हुआ, जो कि जर्मेनिक ट्राइब्स थी, जर्मेनिक पीपल थे। फिर बात करें, इंग्लिश जो एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लैंग्वेज है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती गई और ये जो है लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर का एक प्लेथोरा के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। मतलब कई सारे कल्चर, कई सारे लैंग्वेज इसमें इंक्लूड हुई, जैसे लैटिन, फ्रेंच, डच, अफ्रीकान्स, है ना। और ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो है एंग्लिश वर्ड से बना है। इंग्लिश वर्ड इज़ द करप्शन ऑफ द वर्ड एंग्लिश, और एंग्लिश मीन्स होता है लैंग्वेज ऑफ द एंजल्स। जैसे जो एंगल्स आए थे, एंजल्स आए थे, ANGLES ट्राइब्स थी, इनके यहाँ से इनकी लैंग्वेज हुआ करती थी एंग्लिश, और एंग्लिश से वर्ड बन गया इंग्लिश बन गया, है ना। तो इस तरह से। और इसके बाद में जर्मेनिक ट्राइब्स थी एंगल्स, ये तो पता है। फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो क्या होता है, ये जूड्स और एंगल्स और जो सैक्सन्स के माइग्रेशन के साथ में इंग्लिश का शुरू होता है। जब ये जर्मनी और डेनमार्क से, है ना, मतलब ऐसे समझो, जूट, एंजल्स और सैक्सन्स जब जर्मनी और डेनमार्क से ब्रिटेन की तरफ या ब्रिटेन में आकर रहने लगे 5th और 6th सेंचुरी के दौरान, तब से इंग्लिश की हिस्ट्री शुरू होती है ना। और इसके बाद में बात करें, मॉडर्न इंग्लिश जो है लगभग 1500 ईस्वी से शुरू हुई है। इंग्लिश को एक ऑफिशियल, भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया 1835 ईस्वी में। देखिए 1835 ईस्वी के रूप में इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद में किसके दौरान शुरू किया गया, तो ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विलियम बेंटिंक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंक के शासनकाल के दौरान जो है इंग्लिश इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और ये जो है किसके सजेशन पर हुआ, मतलब तो ये सजेशन पर हुआ था 1835 में, जो माइन्यूट एंड इंडियन एजुकेशन नाम की बुक लिखा था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। सीधा आप याद रखो मैकॉले, है ना। मैकॉले के सजेशन पर ही भारत में इंडिया में जो है 1835 से हर जगह इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शुरू किया जाने लगा। और ओरिजिन ऑफ द मोस्ट इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के मोस्ट ओरिजिन वर्ड्स की ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो जनरली ये चीज़ हुआ है जर्मेनिक से, है ना, जर्मेनिक लैंग्वेज से। देखिए द इंग्लिश लैंग्वेज डिसेंड्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, द वेस्ट जर्मेनिक
लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स। मतलब इनमें जितने भी वोकैबलरी के वर्ड हैं, जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं, वो सारे जर्मेनिक हैं, मीन्स जर्मन से लिए गए हैं, क्योंकि जर्मेनिक ट्राइब्स आई थी। अराउंड 70% ऑफ द वर्ड इन एनी टेक्स्ट आर ओल्ड इंग्लिश, है ना। किसी भी आज भी अगर इंग्लिश की बात करें तो किसी भी टेक्स्ट में 70% इंग्लिश के शब्द ओल्ड इंग्लिश से ही लिए गए हैं, अगर लिटरेचर वाली इंग्लिश की बात करें तो। फादर ऑफ इंग्लिश सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश सिस्टम के फादर किनको कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकॉले को कहा जाता है, जिनको थॉमस बेबिंगटन भी कहते हैं। और इंग्लिश इज नॉट एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बट आल्सो अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज ही नहीं है, बल्कि जो है ये एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज आर वर्ल्ड लैंग्वेज किस बेसिस पर है? यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है, इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोर देन 350 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश जो है एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज वर्ल्ड में बनी हुई है, जैसा कि वर्ल्ड में 350 मिलियन से ज़्यादा लोग इंग्लिश को एक प्राइमरी लैंग्वेज, एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं, और लगभग 430 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीडियम के रूप में कंसिडर किया जाता है, और इंग्लिश को सेंचुरीज से यूज किया जाता है, मतलब काफ़ी सेंचुरीज से यूज होता चला आया है। और इंग्लिश को कई सारे कंट्रीज में एक प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैनी मोर। मतलब ऐसे कंट्री हैं जहां पर इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज, एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। कौन कौन से कंट्री हैं याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और भी कई हैं। लेकिन इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कहाँ कहाँ बोला जाता है, और उस देश का नाम है फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो, जिम्बाब्वे। ये सब जो हैं, इंग्लिश को यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में तो नहीं बोला जाता, लेकिन इंग्लिश को एक ऑफिशियल सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। कौन से देश हैं याद करिए, फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो, जिम्बाब्वे। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि बताते हैं कि इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल या वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। पहला रीजन है डोमिनेंट इन यूएसए। यूएसए जो एक पावरफुल नेशन है, और वहाँ पर ग्लोबल लीडर के रूप में बिजनेस का, स्पोर्ट का, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, इन सब के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर की तरह काम करता है, और वहाँ पर डोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश ही है। अब तो इम्पॉर्टेंट तो होगी ही। और यूएन और यूसी या यूके, इन सब में भी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ लैंग्वेज। और बात करें डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में, अब जैसे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में एकेडमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फिल्म, म्यूजिक, न्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर और बाकी कई सारे फील्ड में इंग्लिश को एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। जैसा कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कोई भी चीज़ हम लोग हिंदी में भी सर्च करते हैं तो इंग्लिश में ज़रूर आता है, हिंदी में आता है लेकिन इंग्लिश में भी आता है। तो इंग्लिश एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में, इंग्लिश इन ग्लोबल मार्केट, और ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल मार्केटिंग के लिए इंग्लिश का ही यूज किया जाता है, यानी कि ग्लोबल मार्केटिंग करने के लिए इंग्लिश का ही हेल्प लिया जाता है। इसके बाद में कम्युनिकेशन मैंडेटरी, एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए कम्युनिकेशन मैंडेटरी के रूप में एक तरह से इंग्लिश को ही यूज किया जाता है। इंटरनेट इज इंग्लिश बेस्ड, और इंटरनेट जो इंग्लिश पर ही बेस्ड है। कंटेंट्स ऑन द वेब, है ना, जो वेबसाइट पर जितने भी कंटेंट्स होते हैं लगभग इंग्लिश में ही प्रेजेंट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हैं, है ना। और इसलिए इंग्लिश इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कई सारे MBA प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश में करवाए जाते हैं। कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सब जो हैं एक इंग्लिश के सर्टेन डिग्री के ही बेस पर जॉब के लिए या लोगों को हायर करती हैं। क्लियर? और देखा जाए तो सारी चीज़ में, साइंस में, मेडिसिन में, सारी चीज़ों में आप इंग्लिश को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मीन्स इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्नलिस्ट के फील्ड में देखा जाए तो इंग्लिश ही ज़रूरी है, और ग्लोबल स्केल में देखा जाए तो इंग्लिश जो है
एक मोस्ट नंबर्स ऑफ द स्पीकर्स के द्वारा इंग्लिश ही बोला जाता है ग्लोबल लेवल से। तो भाई इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज होगा तो है। इम्पॉर्टेंस टू लर्न इंग्लिश इज करंट वर्ड इज वेरी नेसेसरी फॉर बोथ कैरियर एंड एजुकेशन। कैरियर के लिए भी एजुकेशन के लिए भी इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? आगे देखिए, ओरिजिन ग्रोथ एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक बार देखिए यहाँ, इंग्लिश जो एक बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से इंग्लिश जो है एक बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है ना। उसके बाद में आज पता ही है सबको, वर्ल्ड में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा नंबर, इंग्लिश को एक कई सारे कंट्रीज है जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को बोला जाता है। 104 कंट्रीज हैं जहाँ पर इंग्लिश को एक प्राइमरी या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। तो इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में कंसीडर ही किया जाएगा। हाँ, इंटरनेशनल नहीं, इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में तो बोला ही जाता है, लेकिन 104 कंट्रीज हैं जहाँ पर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। और लोग जो हैं इसको बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए इसको यूज किए जाते हैं। डेट्स वाई इट इज कंसिडर्ड बिजनेस लैंग्वेज, इसलिए इसको बिजनेस लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। और इंटरनेशनल लेवल से ग्लोबल जैसे कम्युनिकेशन के लिए एक ग्लोबली रूप से इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। बात करें, इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है ना। कहाँ से बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है। और इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से इंग्लिश इज़ द बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज मानी जाती है। इसके बाद में बात करें, इंग्लिश में जो हैं डायलेक्ट्स, जर्मेनिक ट्राइब्स के द्वारा जो डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, है ना, वो चीज़ इंग्लैंड में आया 5th और 6th सेंचुरीज में। उस समय क्रिश्चियन एरा चल रहा था, ठीक। और इंग्लिश जो है लो बेस्ट जर्मेनिक ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। इंग्लिश बिलोंग्स टू लो बेस्ट जर्मेनिक ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके बाद में यहाँ इसमें कई सारे डायलेक्ट इंक्लूड हैं, जर्मेनिक लैंग्वेज इंक्लूड हैं। और हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 3 जर्मेनिक ट्राइब्स के द्वारा। इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री होती है ना, जो कि ब्रिटेन में 5th और 6th सेंचुरी में घुस आए थे। और वो 3 ट्राइब्स हैं, द एंगल्स, एंजल्स, द एंगल्स, द सेक्सॉन्स और द जूट्स। एंगल और सेक्सॉन्स को मिलाकर एंग्लो सेक्सॉन्स भी कहते हैं। अब ये सब क्या है? समुद्र, मतलब नॉर्थ सी समुद्र को पार वार करके जो है, मतलब डेनमार्क और जो नॉर्दर्न जर्मनी से सब आई थी और आकर जो ब्रिटेन में रहने लगी थी और वहाँ पर जो है फैला दी इंग्लिश। और देखिए एंगल्स ही बोले, एंगल्स केम फ्रॉम इंग्लैंड। अब देखिए एंगल्स जो हैं इंग्लैंड से आए थे और एंगल्स की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, ENGLISE थी। इसीलिए, है ना, इसी के बेस पर देश का नाम इंग्लैंड पड़ा, ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड ENGLAND पड़ा, और वहाँ की लैंग्वेज का नाम इंग्लिश पड़ी, ENGLISH। कहते हैं ना। हाँ, ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं और ब्रिटेन में बोली जाने वाली लैंग्वेज को इंग्लिश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंगल्स केम फ्रॉम इंग्लैंड एंड देयर लैंग्वेज वाज कॉल्ड इंग्लिश, ENGLISE, फ्रॉम विच द वर्ड्स इंग्लैंड एंड इंग्लिश आर डिराइव्ड। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश की बात करें तो ग्रोथ ऑफ इंग्लिश की बात करें तो इसकी ग्रोथ जो है 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश की ग्रोथ को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है ना। और जहाँ पर फर्स्ट पीरियड है ओल्ड इंग्लिश, जो कि 450 AD से 1150 AD तक है, या कहीं कहीं 1066 AD रहता है। और मिडिल इंग्लिश की बात करें तो 1150 या 1066 AD से 1500 AD है। और मॉडर्न इंग्लिश जो है सिंस 1500 AD, मतलब 1500 AD के बाद से अब तक की जो इंग्लिश है वो मॉडर्न इंग्लिश कंसिडर की जाती है। ओल्ड इंग्लिश, द पीरियड फ्रॉम 450 AD टू 1150 इज नोन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, है ना। मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो 1150 से 1500 जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड कहलाता है। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड 1500 ईस्वी के से चली आ रही है। कंक्लूजन्स की बात करें तो कंक्लूजन्स में कहा जा सकता है कि इंग्लिश जो है एक बहुत ही स्पोकन
मतलब बहुत ही ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके साथ में फाइनली वी कैन से बिलीव और नॉट, इंग्लिश कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। मतलब अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो कुछ भी हो, विश्वास हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश को इंसान के लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता है ना। यहाँ देखिए दिया गया एक पॉइंट और, बिसाइड्स ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इट मेक्स द पीपल इन टच ऑल्दो दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज एंड केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अब इसके बाद में जैसे पायलट्स या केबिन क्रू में सब जो है इंग्लिश की नीड होती है, जर्नलिस्ट वगैरह इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश की ज़रूरत होती है। ग्लोबल स्केल पर देखा जाए तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बोलते हैं, है ना। और कोई अदर लैंग्वेज नहीं है जो कि वर्ल्ड में इतना ज़्यादा बोला जाता हो जितना ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। और इम्पॉर्टेंस टू लर्न इंग्लिश इन करेंट वर्ल्ड इज वेरी नेसेसरी फॉर बोथ करियर एंड एजुकेशन। करियर और एजुकेशन दोनों पर्पज से इंग्लिश जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इंग्लिश इज़ द बेस्ट वे टू ब्रिज अ गैप बिटवीन पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। इंग्लिश जो एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आप डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों से भी आप बातचीत कर सकते हैं, एक जो है कम्युनिकेशन जो गैप है उसको पूरा कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए लेडी लेजरस बाई सिल्विया प्लाथ, है ना। तो लेडी लेजरस बाई सिल्विया प्लाथ, इसमें ये देखना कि इनके पापा का डेथ जो है बहुत जल्दी हो गया था। सिल्विया प्लाथ के पिता की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी और इसके बाद में इनकी जल्दी शादी भी हो गई थी। और इनकी शादी हुई थी एक फेमस पोएट टेड ह्यूग्स से हुई थी, जिन्होंने हॉक रोस्टिंग लिखा है, बहुत गजब की पोयम है हॉक रोस्टिंग। प्लॉथ से डिवोर्स हो गया था और उसके बाद इन्होंने सिल्विया प्लाथ ने कई सारा सुसाइडल अटेम्प्ट किया था और अपने उन्हीं सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में क्या कैसे सिचुएशन हुई इन्होंने लेडी लेजरस कविता के थ्रू, वो इस पोएम के थ्रू समझाया है, बताया है इसमें। अब सिल्विया प्लाथ जो है ये सिल्विया प्लाथ ने लेडी लेजरस पोएम को लिखा है और 1962 ईस्वी में लिखा है। यहाँ पर उस समय इन्होंने लिखा क्रिएटिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी के दौरान लिखा, है ना। जब 1963 ईस्वी में इन्होंने सुसाइड से अपनी हत्या कर ली थी तो उसके पहले इन्होंने एक क्रिएटिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी के साथ में इस लेडी लेजरस नामक पोएम को लिखा था। अच्छा, लेडी लेजरस पोएम में इन्होंने फाइनली ये भी कहा कि अब जब मैं जा मरूंगी तो मैं तुम सबके पास आऊँगी, जो तुम हमें ज़िंदा कर देते हो ना, तुम सबको सताऊँगी, यही सब मतलब एक तरह से ये भी कहा है। और ये पोएम जो है प्लॉट सिल्विया प्लाथ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड्यूरिंग वर्क्स है। लेडी लेजरस यहाँ पर पोएम का भी नेम है और उसका नाम इसमें जो स्पीकर हैं उनका भी नाम लेडी लेजरस है। अब ये लेडी लेजरस ये बिब्लिकल लेजरस को रिप्रेजेंट करता है। बिब्लिकल लेजरस वो एक इंसान होता है जिसको जीसस, है ना, जीसस फिर से जीवित कर देते हैं, ठीक है। और स्पीकर जो है यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से रिसरेक्टेड का मतलब पुनः जीवित हो जाता है, एक बार और जीवित हो जाता है। अब जैसे यहाँ इस पोएम में ये बताया गया है कि जो लेजरस है वो तो एक ही बार जीवित होता है मरकर, लेकिन यहाँ पर ये जो लेडी लेजरस के थ्रू सिल्विया प्लाथ ने अपनी कहानी बताई कि सिल्विया प्लाथ वो तो जो है 2 बार जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया, दोनों बार बच गई लेकिन तीसरे बार मरी, है ना। यहाँ पर स्पीकर जो है रिवील करती हैं कि वो किस तरह से मरने से बच जाती हैं, उनको कौन कौन बचाता है ना, किस तरह से वो मरना चाहती हैं, क्यों मरना चाहती हैं, ठीक। और यहाँ पर एक ऑप्रेसिव और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ये सफ़र करते हैं, परेशान हो जाती हैं। चलिए यहाँ समरी शुरू करते हैं लेडी लेजरस की। आई हैव डन इट अगेन, मैंने इसे दोबारा किया है। अब देखिए यहाँ पर अभी ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि मैंने क्या दोबारा किया है, तो यहाँ वैसे सुसाइड अटेम्प्ट ही दोबारा किया है, तो मैंने ये चीज़ दोबारा किया है वंस एवरी 10 ईयर्स, और हर 10 साल में तो एक बार तो करती हूँ,
एक बार तो सुसाइड करते ही हूँ। आई मैनेज टू किल माई सेल्फ, और मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ। कम बैक टू लाइफ, लेकिन फिर से मुझे बचा लिया जाता है। आई एम अ काइंड ऑफ लिविंग मिरेकल, मैं एक तरह से मिरेकल के समान हो गया हूँ, एक तरह से चमत्कार के समान हो गई हूँ कि मैं मतलब मरना चाहती हूँ, मरने से बच जाती हूँ, किसी तरह से बचा लिया जाता है। माई स्किन सो वाइट इट लुक्स लाइक अ लैम्प शेड, मेरी स्किन जो है इस तरह से वाइट हो गई जैसे लैम्प शेड नाजिस की हो जाती है। मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द डेड जेव्स होलोकॉस्ट विक्टिम्स, जो कि एक तरह से जो नाजिस लोग होते हैं ये डेड पर्सन के से जो है स्किन बनाते हैं उसकी तरह हो गया है। डेड पर्सन की स्किन से कई सारी चीज़ें बनाते हैं। माई राइट फुट हैवी लाइक अ पेपर वेट, मेरा जो राइट फुट है ना एक पेपर वेट की तरह हैवी हो गया है। एंड माई फेस विदाउट इट्स अनयूजुअल फीचर्स लुकिंग लाइक अ फाइन पीस ऑफ जेविस क्लॉथ। आई एम करेंटली डेड, मैं अभी जो है एकदम मरने के कगार पर हूँ। मैं अभी मर गई, ठीक अभी मर जाऊंगी या मरने के कगार पर हूँ, मैं मर चुकी हूँ। दिस इज़ द थर्ड टाइम आउट ऑफ 9, और जो है ये जैसे 9 बार होता है तो 9 बार में से मैंने 3 बार तो अटेम्प्ट कर ही चुकी हूँ मरने के लिए। व्हाट अ सेम, अरे क्या शर्म की बात है। टू डिस्ट्रॉय ईच डिकेड लाइक दिस, मैं हर डिकेड पर हर 10वें साल पर अपने आप को डिस्ट्रॉय करती हूँ। सी मिलियन फ्लैशिंग बल्ब्स, और जो है जब मैं जीवित हो जाती हूँ तो मिलियंस मात्रा में लोग आते हैं देखने। जेंटलमैन एंड लेडीज ऑफ द क्राउड, और जो लोग आते हैं क्राउड में, जो भीड़ में जो जेंटलमैन और लेडीज होते हैं ये सब आते हैं, मेरे हैंड्स को देखते हैं, मेरे नीज को देखते हैं, और ये कहते हैं कि किस तरह से ये जो है मरने से मतलब एक तरह से मरते मरते बच गई, और जो है मुझे एक मिरेकल वुमेन के रूप में कंसीडर करती हैं। द फर्स्ट टाइम, अब ये बताती हैं कि पहली बार आई डाइड, पहली बार मैं मरी थी, आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, मरी नहीं थी मतलब पहली बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट तब किया था जब मैं 10 साल की थी। इट वॉज एन एंशियंट, और वो पुराने समय की, हाँ इट वॉज एन एक्सीडेंट, तब जो है एक एक्सीडेंट था जब पहली बार मैं मरी थी, मरने का सुसाइड अटेम्प्ट किया था तो 10 साल की थी, जो कि एक एक्सीडेंट था। और सेकंड टाइम दूसरी बार तो मैंने जानबूझकर मतलब इंटेंशनली रूप से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखिए फर्स्ट टाइम में ये जब सुसाइड अटेम्प्ट करती है तो एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में कार के द्वारा जाकर मतलब ये खुद ही मतलब एक तरह से ठोक देती है कार को मरने के लिए कि हम मर जाएंगे कार एक्सीडेंट में। लेकिन दूसरी बार क्या होता है, इंटेंशनली का मतलब ये होता है दूसरी बार ये जो है मतलब ऐसे जो है ऐसे अपने आप को एक कम उसमें मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे घर में जहाँ पर ज़्यादा हवा बयार नहीं जा पाती है वहीं पर मतलब अपने आप को छिपा लेती है। हाँ दूसरी बार ये अपने आप को छिपा लेती है, लेकिन किसी तरह इनके घर में घर वालों को पता चल जाता है और इनको बचा लिया जाता है। तीसरी बार जब ये मरती है तो भी ये क्या करती है, अपने आप को एक बंद कमरे में पैक कर लेती है, और जितना भी जैसे खिड़की था सबको बंद करके टेप वगैरह से एकदम चिपका लेते थे कि बाहर मतलब जैसे बाहर से अंदर में हवा आने के लिए कोई जगह ना रहे, और फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे के अंदर फैला लेते हैं, और उस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से तीसरी बार ये मर जाती है। 1963 में ये निपट जाती है। आई मीन फॉर इट टू लास्ट एंड टू नेवर कम बैक, मैं तो यही चाहती थी कि मैं अपने आप को लास्ट कर लूँ, है ना, अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मतलब ये मेरा लास्ट है और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। मतलब मैंने पहली बार जब अटेम्प्ट करने का प्रयास किया तभी मैंने ऐसे सोचा था, लेकिन बच जाते थे। और इसके बाद में क्या होता है, लाइक एवरीथिंग एल्स डाइंग इज एन आर्ट फॉर्म, मतलब ठीक है जो भी चीज़ें वैसा है ही। अब यहाँ पर देखिए मतलब ये कह रहे हैं कि लाइक एवरीथिंग एल्स डाइंग इज एन आर्ट फॉर्म, मतलब हर चीज़ों की तरह इनके लिए मतलब सिल्विया प्लाथ के लिए मरना एक आर्ट है, मतलब एक जो है स्किल है ना। आई एम एक्सट्रीमली गुड एट इट, और ये कहते हैं कि इसमें मरने वाले कला में ना मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कई बार मरने का प्रयास कर चुकी हूँ लेकिन मरती ही नहीं हूँ। और लाइक आई एम इन हेल, और जब मैं नहीं मरती हूँ तो मेरी ज़िंदगी ऐसे हेल की तरह हो गई है ना। लोग कई सारे लोग आते हैं और ऐसे बातें करते हैं, अरे मिरेकल है जो है 3 बार 2 बार जी के बची है, इस तरह से मतलब लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, है ना। और इट्स
The dramatic resurrection, the return in the middle of the day, the same place, the return to same body, the return to the same old loud and surprised shout, it's a miracle। मतलब लोग कहते हैं कि मतलब फिर से वापस आना, सारी चीज़ें रिकवर कर लेना, हर चीज़ कोई दिक्कत परेशानी ना होना, ये एक तो मिरेकल है, एक मिरेकल से कम नहीं है, एक चमत्कार है ना। डेट रियली फायर्स मी आउट, आई चार्ज फॉर पीपल टू लुक एट माई स्कार्स, और लोग मुझे देखते हैं, मैं कहता हूँ सो सर डॉक्टर, है ना। डॉक्टर, ये जो डॉक्टर हैं ये मेरे दुश्मन हैं, और ये डॉक्टर से कहते हैं आई एम योर ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क, मैं तुम्हारा आर्टिस्टिक वर्क हूँ, मैं तुम्हारे लिए वैल्यूएबल आइटम हो गई हूँ, एक बेबी की तरह हो गया हूँ कि जब चाहोगे तब तुम मुझे एक जो है मतलब जीवित मतलब जैसे एक सही कर दोगे। और जो इस तरह से मतलब वो चीखती चिल्लाती है कि मेरे दुश्मन ये डॉक्टर लोग हैं जो कि मुझे बचा लेते हैं। आई टर्न अवे फ्रॉम यू एंड बर्न अलाइव, डोंट थिंक आई अंडर एस्टिमेट, जस्ट डोंट वांट नो हाउ कंसर्न्ड यू आर फॉर मी, आई एम जस्ट एस ऑल एस, ये करें मैं मरकर एकदम राख हो गई हूँ, एकदम राख मतलब एक तरह से मर चुकी हूँ, और जब मैं मर चुकी हूँ तो ये कहती हैं सो सर सर लूसीफर बी बेयर, मतलब डॉक्टर का नाम कुछ लूसीफर होगा, ये कहती हैं सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, आउट ऑफ द एसेस, इन्हीं राख में से मैं जब दोबारा जन्म लूँगी, आई विल राइज, मैं दोबारा आऊँगी, माई हेयर रेड, मेरे हेयर रेड हो गए, आई विल ईट मैन, तो मैं आदमियों को, इन आदमियों को खाऊंगी जो कि हमारे दुश्मन हैं, जो हमें बचा लेते थे, है ना। और जो है मैं इन सबको तड़पाऊंगी, इन सबको सबसे पहले तुम ही लोग को खाऊंगी अगर हम वापस ज़िंदा होकर आऊँगी तो, जो तुम लोग मुझे बचा लेते हो। अब देखिए इस पोएम का थीम क्या है, लेडी लेजरस, इस पोएम का थीम है डेथ एंड सुसाइड, जेंडर एंड ऑपरेशन, सफरिंग एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पर आ रूम ऑफ वंस ऑन, एक्चुअली ये एक एस्से है डिलीवर्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ। आ रूम ऑफ वंस ऑन को वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा डिलीवर किया गया था। वर्जीनिया वुल्फ इज फेमस राइटर, नॉवलिस्ट, पब्लिशर एंड क्रिटिक। वर्जीनिया वुल्फ जो थी एक फेमस राइटर थी, नॉवलिस्ट थी, पब्लिशर थी, क्रिटिक थी, और इसके साथ में फेमिनिस्ट थी, फेमिनिज्म को फोकस में रखती थी। आगे देखिए, A Room of One's Own, इट इज़ एन एस्से, ये एक एस्से है रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया। एंड इट इज एक्चुअली इट इज़ द लेक्चर, इट इज़ एन एस्से बट डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर, मतलब ये एस्से तो है लेकिन लेक्चर के द्वारा इसको पहले लेक्चर दिया गया था, फिर उसको एस्से के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। पब्लिश हुआ था ये 1929 में हुआ था। अपने लेक्चर में कुछ मॉडिफाइंग करने के बाद में वर्जीनिया वुल्फ ने इसको 1929 में पब्लिश करवाया गया। और जब ये लेक्चर देने गई थी तो ये कहाँ पर गई थी, न्यूनहैम और गिरटन कॉलेज में लेक्चर देने गई थी, और इनको टॉपिक मिला था वीमेन एंड फिक्शन, वीमेन एंड फिक्शन पर लेक्चर देने गई थी। और दूसरा नंबर, वर्जीनिया वुल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल ऑथर फेमिनिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी की जो हैं एक फेमिनिस्ट राइटर में से एक कंसिडर किया जाता है। बात करें इसकी फिक्शनल सेटिंग है, चूँकि वीमेन एंड फिक्शन पर है ये चीज़, तो इसकी जो फिक्शनल सेटिंग आई मीन्स लेक्चर को डिलीवर कहाँ किया गया, तो ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी, है ना। ये फिक्शनल सेटिंग है ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मिलाकर बना है। ये एस्से जो है 2 लेक्चर पर बेस्ड है, जो कि 1928 में डिलीवर किया गया था न्यूनहैम कॉलेज और गिरटन कॉलेज में। और ये न्यूनहैम कॉलेज और गिरटन कॉलेज ये फर्स्ट 2 वीमेन कॉलेज है। और ये लेक्चर किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट पर डिलीवर किया गया था, तो वीमेन एंड फिक्शन सब्जेक्ट पर डिलीवर किया गया था। वर्जीनिया वुल्फ का क्या और कोई फेमस वर्क है इनका है टू द लाइट हाउस, द वेब्स, और एक द जूडिथ शेक्सपियर भी इन्होंने लिखा है। अगर बात करें इस एस्से का मेन थीसिस क्या है, तो इस एस्से का मेन थीसिस ये है कि वुमेन को नीड होती है पैसे की, है ना, और नीड होती है एक खुद के
कमरे की, अगर वो कुछ लिखना चाहती, फिक्शन लिखना चाहती है तो उसको पैसे और खुद के कमरे की नीड होती है। इसी बेस पर इस ऐसे का नाम अ रूम ऑफ वंस ओन रखा गया। अ रूम ऑफ वंस ओन ये जो है हर वुमेन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें नैरेटर जो हैं इम्पॉर्टेंट नहीं अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हर वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो कैरेक्टर भी लिए गए हैं वो भी एक फिक्शनल कैरेक्टर ही है ना। इन्होंने टेक्स फिक्शनल यूनिवर्सिटी लिया जिसका नाम ऑक्सब्रिज है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। इन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर लिया, और फिक्शनल कैरेक्टर की बात करें तो कौन कौन से हैं, मैरी बेटन, मैरी सेटन, है ना, मैरी बेटन, मैरी सेटन, और यहाँ पर देखिए भाई कट गया है, यहाँ पर मैरी कारमाइकल होगा, और एक यहाँ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जॉन वॉन वैक्स हैं, ये है सॉरी प्रोफेसर वॉन वैक्स, जो कि एक फिक्शनल अगली पर्सन है। प्रोफेसर वॉन वैक्स के थ्रू इन्होंने जब लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो उस समय उन्होंने समझाया किस तरह से प्रोफेसर वॉन वैक्स मतलब वो फीमेल के साथ, वुमेन के साथ भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और एक इन्होंने लिया है जूडिथ शेक्सपियर, ये मानते हुए कि अगर सपोज डैट शेक्सपियर की कोई बहन होती तब क्या होता उसके साथ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस वेयर वर्जीनिया वुल्फ फेस्ड फीमेल इज नॉट सुपीरियर रेदर देन मेल बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मतलब उस प्लेस का डिस्क्रिप्शन बताइए या उस प्लेस का नाम बताइए जहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ने इस चीज़ को फेस किया कि फीमेल को इन्फीरियर माना जाता है जबकि मेल को सुपीरियर माना जाता है बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो वो प्लेस है गार्डन, जो कि जब ये गार्डन पर जाती हैं तो वहाँ पर गेट कीपर के द्वारा रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर विमेन की एंट्री गार्डन में मना है। और इसके बाद ये एक स्कूल के बगीचे में भी जाती हैं, जैसे स्कूल के बगल में एक पार्क टाइप रहता है बैठने के लिए, वहाँ भी जाती हैं, ठीक है। और वहाँ पर उनसे कहा जाता है कि यहाँ पर आने के अच्छा, फिर इसके बाद कैंटीन जाते हैं। कैंटीन में ये पाते हैं कि सब लोग वुमेन पर बात कर रहे हैं, मेन वुमेन सब बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह वुमेन को ही इन्फीरियर दिखाया जा रहा है। और लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर पहले तो इनसे कहा गया कि बिना किसी मतलब मेल के तुम यहाँ परमिशन कर ही नहीं सकती हो, सॉरी यहाँ पर आ ही नहीं सकती हो, इंटर कर ही नहीं सकती हो। लेकिन फिर जैसे तैसे करके जब ये अंदर में पहुँची तो वहाँ पर इन्होंने पाया कि उस लाइब्रेरी में ऐसा कोई वर्क इनको नहीं मिला जो कि वुमेन पर बेस्ड हो और जिनको वुमेन राइटर ने ही लिखा हो। इनको ऐसा वर्क कोई नहीं मिला, है ना। जो भी वर्क मिला, अगर वीमेन पर वर्क मिला तो उसको मेल राइटर ने लिखा था। और कुछ ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया अपने फिक्शन, जब ये लेक्चर को डिलीवर कर रही थी तो चूंकि मोटिवेट भी करना तो ज़रूरी होता है, तो उस दौरान इन्होंने कुछ फीमेल राइटर का एग्जाम्पल लिया और कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले फीमेल को नहीं लिखा जाता था, फीमेल को लिखने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन उनको उतना छूट नहीं दिया जाता था। जैसे अल्फ्रा बेन है जो कि 17वीं सेंचुरी की फेमिनिस्ट राइटर हैं, जेन ऑस्टेन है, इमली डांटे हैं, इमली वांटे हैं, ये सब हैं। इनका मानना है कि अगर इन लोगों को मौका दिया गया होता तो ये शेक्सपियर से भी आगे चली जाती। मौका तो दिया ही गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग को अपने एक मतलब पेट नेम से लिखना पड़ता था, है ना। अ रूम ऑफ वंस ऑन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अ रूम ऑफ वंस ऑन 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको इन्होंने अपने इमेजिनरी कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया है। इमेजिनरी कैरेक्टर्स में मैरी बेटन, मैरी सेटन, मैरी कारमाइकल, जूडिथ शेक्सपियर और प्रोफेसर वॉन वैक्स के थ्रू समझाया गया है। अब इन 5 पार्ट की समरी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए। रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। हाँ देखो, ये एक ऐसे है, लेकिन इसको पहले लेक्चर के रूप में वर्जीनिया वुल्फ ने डिलीवर किया था, फिर इसको मतलब जान लो रिटर्न करके इसको पब्लिश करवाया है अपने ही लेक्चर को, ठीक। इसको सबसे पहले पब्लिश कराया गया 1929 में, और ये एक रिवॉल्यूशनरी वर्क है और इसको 20वीं सेंचुरी में लिखा गया था। और हाँ, ये इनके 2 लेक्चर पर बेस्ड है, मतलब एक दो कॉलेज है वहाँ पे इन्होंने लेक्चर दिए थे 1928 में।
एक था न्यूनहम कॉलेज और एक था गिल्टन कॉलेज। तो ये दोनों कॉलेज के जो लेक्चर इन्होंने दिए थे उसी पर बेस्ड है। बातें हैं अबाउट द एस्से पे। एस्से में मतलब क्या है, तो इस एस्से में मतलब बात की गई वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा दिए गए 2 लेक्चर जो कि न्यूनहम कॉलेज और गिल्टन कॉलेज में दिए थे, उन्होंने डिलीवर किए थे। उन लेक्चर के बारे में बात होती है इस एस्से में। और ये जो दोनों कॉलेज में इन्होंने एस्से दिए थे, इसका टॉपिक था फेमिनिज्म। मतलब फेमिनिस्ट जो फेमिनाइल लोग हैं, वुमेन है, वो फिक्शन लिखने का उनका राइटिंग, वुमेन राइटिंग के बारे में इन्होंने बोला था, लेक्चर दिया था। तो सबसे हाँ वुमेन एंड फिक्शन। तो इन्होंने एक यंग वुमेन्स ग्रुप था, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले अपना लेक्चर दिया था। क्या कहते हैं, मतलब इनका सब्जेक्ट था वहाँ पे वुमेन्स के पास मनी होना चाहिए और रूम ऑफ वन ओन। मतलब उनके कहने का मतलब था कि अगर जो भी कोई भी महिला है, अगर वो फिक्शन लिख रही है, कुछ भी लिखने का प्रयास कर रही है, तो सबसे पहले उसको लिखने के लिए उसके पास मनी होना चाहिए और दूसरा उसका खुद का रूम होना चाहिए, मतलब प्राइवेसी होनी चाहिए। ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें 3 कैरेक्टर की बात की गई है, एक तो मैरी बेटन का और एक मैरी शेटन और एक है मैरी कारमाइकल। और इन्होंने जो मैरी बेटन वाला है, इसमें इन्होंने एक फिक्शनल कॉलेज रिफर किया है, ऑक्सब्रिज, जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जिक्र किया है कि यहाँ पे जाती है तो वहाँ पे ये अपना एस्से अपना वर्क लिखने का प्रयास कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे कई लोग मना कर देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के हटा देते हैं, तो नहीं लिख पाती। फिर ये गार्डन ले जाती है कॉलेज के, वहाँ से भी इनको निकाल दिया जाता है। फिर कॉलेज के लॉन में जाती है, तो वहाँ पे पता चलता है कि ये जो कॉलेज का लॉन है, ये रिजर्व है स्कॉलर्स के लिए, यहाँ पे तुम नहीं बैठ सकती, ना ही तुम यहाँ पे लिख सकती हो। उसके बाद ये एक लंच पार्टी ज्वाइन करती हैं, जो कि वुमेन जो मेन रहते हैं, वो लोग, उन लोगों का वहाँ पे कन्वर्जेशन चला होता। तो यहाँ पे ये उनके कन्वर्जेशन से पाती हैं कि जो मेन है वो वुमेन को ज्यादा मान्यता नहीं दे रहे हैं। वो मेन जो है अपने हिसाब से ही बात कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ से वो चली जाती है घर। नेक्स्ट डे फिर ये जाती हैं कॉलेज फर्नहम में, वहाँ जाती हैं तो वहाँ पे ये देखती हैं कि एजुकेशन और जो मनी है वो केवल मेन के लिए है। मतलब अगर पैसे की बात की जाए, पैसे और जो शिक्षा है वो सिर्फ लड़कों के लिए बात की जाती है। वहाँ पे कोई भी महिलाओं के लिए बात नहीं होती कि हाँ मेन ये सब जरूरी है गर्ल्स के लिए भी। वहाँ पे एजुकेशन की बात गर्ल्स के लिए, केवल मेन के लिए बात होती है, और मनी की बात भी केवल मेन के लिए होती है। फिर इसके बाद वहाँ से ये ब्रिटिश लाइब्रेरी जाती हैं किसी भी तरह से अपना, वहाँ पे भी शायद इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये किसी तरह से अंदर जाती हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में। वहाँ पे ये सभी बुक्स में मतलब सर्च करती हैं कि कोई तो ऐसी बुक मिल जाए जो कि वुमेन के द्वारा लिखी गई हो। लेकिन फिर ये सारे बुक्स जब देखती हैं, जब पढ़ती हैं, तो इनको मिलता है कि चाहे मतलब महिलाओं के बारे में ही लिखा गया हो, लेकिन सारी बुक्स लिखी गई हैं मेंस के द्वारा। फिर इनको बहुत गुस्सा आता है, और ये फिर क्योंकि मतलब उनको इस बात से गुस्सा आता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुष के लिए आईने के समान है। मतलब कि अगर हम स्त्रियां हैं तभी जो है पावरफुल और सुपीरियर हैं, लेकिन मतलब जो मेन है वो ऐसा लिखते हैं कि हम पावरफुल हैं, हम सुपीरियर हैं, वुमेन्स नहीं है, ऐसा कुछ भी। मतलब वो वुमेन्स को नीचे गिराते हैं और वुमेन अपने आप को ऊपर उठाते हैं। तो इस बात से इनको गुस्सा आता है। उसके बाद जो है इनका ये भी मानना था कि जो मेन है वो वुमेन्स के बारे में लिखते जरूर हैं, लेकिन वो वुमेन की एकदम एक्चुअल नहीं लिखते, जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखते, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। वो सोचती हैं मतलब इस बात को कि शायद मुश्किल से ही कोई ऐसा राइटर हुआ होगा जो एक रियल वुमेन, जो एक वुमेन की लाइफ होती है, एकदम करेक्ट उसके बारे में सही सही लिखे। फिर इसके बाद ये जो वहाँ पे कॉलेज में लेक्चर देती रहती है, वहीं पे इन्होंने बात किया जूडी शेक्सपियर के बारे में, जो कि इन्हीं का एक एस्से था। तो ये यहाँ पे बात करती है कि जो विलियम शेक्सपियर थे, उनकी एक सिस्टर है जिनका नाम है जूडी शेक्सपियर। जिस तरह विलियम शेक्सपियर जीनियस और खूब पोटेंशियल है और अपने मतलब ड्रामा, स्टेज और राइटिंग में आगे निकले हैं, उसी तरह से
जूडिस शेक्सपियर भी उतनी ही जीनियस और उतनी ही पोटेंशियल थी, लेकिन सोसाइटी और हाँ सोसाइटी और समाज की वजह से उन्होंने मतलब इनको कोई मतलब कुछ ये लिख नहीं सकती। इनके पास भी उतना दिमाग था, ये भी उससे अच्छा लिख सकती थी, लेकिन इन्हें लिखने का कोई मौका नहीं मिला। इस बात से परेशान होकर जूडिस शेक्सपियर ने सुसाइड कर लिया और ये मर गई। अब उसके बाद बोल रहे हैं, लेकिन हाँ अब मतलब जिस टाइम पे लेक्चर दे रही है उस टाइम की बात कर रही है कि वोमेन जो है अब लिख सकती हैं। ऐसा संभव है कि हाँ वोमेन लिख सकती हैं। और फिर ये वोमेन राइटर की हिस्ट्री के बारे में बात करती है कि जो वोमेन राइटर थी, अगर जो भी वोमेन राइटर कुछ लिखती थी, वोमेन लिखती थी कुछ, तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव दूसरी महिलाओं पर भी पड़ता था कि वो भी कुछ लिखे। जैसे नेक्स्ट समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है यार। तो इन्होंने मतलब बताया कि पुराने जमाने में जैसे हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वहाँ पे वोमेन राइटर होती जो थी, वोमेन लिखती तो थी, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है, मतलब उनके लिए लिमिट है। तुम इतना ही लिख सकती हो, इससे ज्यादा बेटर नहीं लिख सकती, या इसके बारे में नहीं लिख सकती, या इसके बारे में नहीं लिख सकती। तो उसके बाद अभी ये फिर से उसी अपने वहीं जहाँ पे लेक्चर दे रही थी वहाँ पे आ जाती हैं। वहाँ पे बताती हैं कि आप लोगों को मतलब जो वहाँ पे व्यक्ति खड़े होते हैं उनसे बोलती हैं कि आप लोगों को अपनी लेगेसी क्रिएट करनी चाहिए अपनी बेटियों के लिए, ताकि वो भी कुछ लिख सके, कुछ पढ़ सके, कुछ कर सके, उनका जो जिस चीज में उनका रुचि हो वो कर सके। तो वहाँ पे ये उनको ऐसा डेडिकेट करते हुए कहती हैं। इसके बाद फिर वो जूडिस शेक्सपियर के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं कि भले ही उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन वो अभी मरी नहीं, मतलब वो हम लोग के बीच में कहीं ना कहीं भी जिंदा है। मतलब इनका कहने का मतलब था कि पोएट्स कभी मरते नहीं है, भले ही वो लिखी नहीं कुछ, लेकिन उसके मन में था तो वो लिखती तो सही। वो उतनी पोटेंशियल उतनी ही मतलब जीनियस थी, जितना शेक्सपियर थे तो पक्का रहा वो लिखती जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन उसे भले मौका नहीं मिला, लेकिन वो आज भी मतलब जिंदा है हम लोग के दिलों में। बस नेक्स्ट तो इसके बाद आया हम लोग का थीम, मतलब जूडिस शेक्सपियर की थीम कौन कौन सी है। सबसे पहले इन्होंने थीम बदल प्रॉब्लम हो, ना ही कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो, उसके बाद फ्रीडम होना चाहिए कि वो लिख सके। इसके लिए इन्होंने बताया है कि किसी भी वोमेन जो भी फिक्शन लिखना चाहे उसके पास सबसे पहले होना चाहिए एक मनी, और दूसरा होना चाहिए एक खुद का रूम, सेपरेटेड रूम, जो कि उसकी प्राइवेसी को बता सके ताकि वो फिक्शन अच्छे से लिख सके। ओके उसके बाद इन्होंने दूसरी थीम बताई है वोमेन एंड सोसाइटी। अब इसमें इन्होंने वोमेन एंड सोसाइटी में इन्होंने बताया है कि जो सोसाइटी फैक्टर्स है, सोसाइटी वाले लोग हैं, ये लोग वोमेन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं जिससे कि वो लिख सके। उसके बाद इन्होंने स्टोरी बताई जूडिस शेक्सपियर की, इसमें मतलब कि वो भी एक वोमेन थी, वो भी उतना ही पोटेंशियल थी जितना विलियम शेक्सपियर, लेकिन इनको सोसाइटी ने मतलब इजाजत नहीं दी कि ये लिख सके, और इसलिए ये नहीं लिख पाई और इनको मौका नहीं मिल रहा है, वरना ये भी आज महान गिनी जाती कि ये भी एक राइटर है। फिर थर्ड थीम है क्रिएटिंग अ लेगेसी ऑफ वोमेन राइटर्स। अब इन्होंने बताया कि वोमेन राइटर्स के लिए एक लेगेसी क्रिएट करना चाहिए था। मतलब इन्होंने कैम्ब्रिज वोमेन्स कॉलेज में इन्होंने बताया, जो कि लेक्चर दिया था इन्होंने, किस पे लेक्चर दिया था, एक्सप्लिसिटी पे और सब जो कॉमन नॉलेज पे, मतलब कि जैसे वोमेन्स के बारे में इन्होंने बताया कि उनको लिखना चाहिए, और जैसे वहाँ पे ढेर सारी वोमेन्स खड़ी थी रही होंगी, तो ये लेकिन वहाँ पे सबसे इन्होंने वोमेन के बारे में सबसे पहले और सबसे ऊंचे होकर बात किया, इन्होंने उठ के बात किया, तो इनको वहाँ पे जितनी भी वोमेन थी इनको अपनी एल्डर मानती थी, ये हमसे बड़ी है, और ये भी मानती थी शायद ये एक सक्सेसफुल वोमेन है, इसीलिए इस तरह बात कर रही है। और एक सक्सेसफुल वोमेन होने के लिए लेगेसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये बताती है, वहाँ पे जितने भी मेन होते हैं उन लोग को बताते हैं कि आप लोग को अपनी एक लेगेसी क्रिएट करनी चाहिए, ताकि आपकी बेटियां भी कुछ कर सके, लिख सके। अगर उनकी इच्छा है लिखने का तो वो लिख सके। अगर आप कुछ बने रहेंगे तभी आपकी बेटी कुछ बन पाएंगी। फिर इसके बाद ये चौथी थीम की बात करते हैं ट्रुथ। अब यहाँ पे ये दो तरह की चीजें बात करते हैं, एक मतलब ट्रुथ का स्वभाव, मतलब सत्य की स्वभाव कैसे होता है, इसमें इन्होंने सब्जेक्टिविटी बताई है और क्वेस्ट फॉर ट्रुथ बताया, दो चीजें। फिर फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। अब इन्होंने बताया कि लिखने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, जैसे सोसाइटी स्वतंत्र कर दे, मतलब कह दे कि आप लिख सकते हो,
कोई रोक टोक ना हो, लेकिन इसके साथ साथ जो लिख रहा है उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं लिख लूंगा, मतलब मैं अच्छा लिख सकता हूँ बस।